लगभग 100 सीटों पर बहुत थोड़े थोड़े वोटों से हारे। और जहां तक भाईचारा बना करके दिखाने का हम लोगों ने वादा किया था बहन मायावती जी को, तो उसको दिखाने का भी काम किया। हम लोग 16 सीटें जीते थे पहले, रिजर्व सीटें जो थी, और जब भाईचारा बनाया, जब ब्राह्मण समाज के लोगों ने खुल करके जो रिजर्व सीटें थी उसमें अपना पूरा दमखम अपना उन्होंने लगाने का काम किया और तन मन धन से उन्होंने वहां ताकत लगाई, तो उसका नतीजा निकला कि 16 से बढ़ करके 62 सीटों पे हमारे भाई बहन जीत करके आए थे। लेकिन उसके बाद सरकार बनी। बहन मायावती जी ने उस दिन जो वादा किया था, उन्होंने ब्राह्मण समाज से कि अगर आप हमारे साथ में हैं, आपने अपना भाईचारा बना करके और अपनी ताकत दिखाने का काम किया, तो आपका जो खोया हुआ मान सम्मान है उसको लौटाने की जिम्मेदारी फिर हमारी है। और उन्होंने उसको निभाने का काम किया। सरकार बनी तो जितनी हमें भी उम्मीद नहीं थी, सही माने में हम भी इतनी उम्मीद नहीं करते थे, उन्होंने जब सर्व समाज को दिया, हर समाज के लोगों को उन्होंने बड़े बड़े पद भी दिए, मंत्रालय भी दिए, सब कुछ दिए। लेकिन जब ब्राह्मण समाज की बारी आई तो उन्होंने अपने हाथ दबाने का काम नहीं किया। उन्होंने दोनों हाथ खोल करके 15-15 कैबिनेट मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को देने का काम किया। उन्होंने इतना ही नहीं, 15 से ज्यादा एमएनसी ब्राह्मण समाज के बनाने का काम किया। सुबोध पराशर जी भी आपके सामने जो खड़े हैं, उसी समय एमएनसी बनाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। और इसके साथ साथ में उन्होंने विधान परिषद में अध्यक्ष भी ब्राह्मण समाज का बना करके ब्राह्मण समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया। उन्होंने 6 लोकसभा में ब्राह्मण समाज के लोगों को भेजा। और इतना ही नहीं, 35 से ज्यादा लोगों को ब्राह्मण समाज के उन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना के कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का काम किया। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जहां महाधिवक्ता ब्राह्मण समाज का बनाया, प्रमुख सचिव उन्होंने मुख्य सचिव ब्राह्मण समाज का बनाया, डीजीपी ब्राह्मण समाज का बनाया, उन्होंने प्रमुख सचिव न्याय ब्राह्मण समाज का बनाया और एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी ब्राह्मण समाज का बनाया। और इसके साथ साथ में लगभग 5000 वकीलों को उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट, लखनऊ, इलाहाबाद और जिला अदालतों में काम कर रहे थे, उन्होंने ब्राह्मण समाज के वकीलों को उन्होंने सरकारी वकील बनाने का काम किया। और उसके साथ साथ में उनकी 10 गुना उन्होंने मेहनताना भी बढ़ाने का काम किया। उन्होंने हर स्तर पर, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे प्रधानी हो, चाहे कहीं पर भी हो, और चाहे पोस्टिंग का बात हो, चाहे अधिकारियों की बात हो, फिर ब्राह्मण समाज को उन्होंने बढ़ चढ़ करके उनकी हिस्सेदारी देने का काम किया और हमारा सबका मान सम्मान, स्वाभिमान वापस लौटाने का काम। लेकिन फिर क्या हुआ, 2012 में बहक गए हम लोग समाजवादी पार्टी को जिताने का काम कर दिया। ये सोचा कि ठीक है, इन्होंने 2003 में और 2007 में इन्होंने हमारे साथ बड़े अन्याय किए थे, हमने इनको उखाड़ के फेंक दिया था और अब शायद सुधर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग की सरकार नहीं बन पाई। वो बात दूसरी है कि लगभग 150 सीटें हम लोग बहुत छोटे वोटों से थोड़े वोटों से जीते थे। 150 सीटें लगभग 5000 के कम के वोटों में हम लोग जीते थे, हार गए थे। वरना हमारी फिर से सरकार बनती, अगर ये 4000, 5000, 500, 300, 200 इस तरह के वोटों से हम सीटें नहीं हारते तो हमारी सरकार फिर बनती। लेकिन वो सरकार नहीं बन पाई। फिर उसका नतीजा क्या हुआ, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा फिर वही सामने आ गया। ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से वो अपना पहला दुश्मन मानते हैं, उन्होंने वही काम करने का काम किया। आप लोगों ने भी मुख्यमंत्री का अखबार में छपा हुआ बयान भी पढ़ लिया था, जो उन्होंने अपने लोगों के बीच में बोला, वो अखबार में छप गया था कि ब्राह्मण समाज का कोई काम नहीं करना है, ध्यान रखना इनका ध्यान नहीं रखना है। ये अखबारों में भी छपा था। वो भी आपको याद होगा किस तरीके से नीरज मिश्रा, जो कन्नौज का नौजवान साथी था हम लोगों का, और उसका सर कटवा करके और बर्फ की सिल्ली में रखवा करके लखनऊ दर्शन के लिए मंगवाए गए थे, देखने के लिए कि उसके साथ में जो उसने हमारे विरोध करने का काम किया था, तो उसका सर कटवा करके वहां मंगवाया था। सारी मैगजीनों में, अखबारों में, सब में निकला। वो भी याद होगा मंजर, किस तरीके से उनके खुद के मंत्री ब्राह्मण समाज के प्रतापगढ़ के पांडे जी, राजाराम पांडे,
और जो कि उनके संस्थापक रहे थे, लेकिन उनकी इतनी बेइज्जती की क्योंकि वो ब्राह्मण समाज के थे और कुछ ब्राह्मण समाज की बात करने लगे थे कि इतना बेइज्जत किया, उनका मंत्रालय भी छीन लिया कि वो वहां से जब घर लौटे अपने तो उनका दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये वो सरकार दोबारा से बन गई थी, फिर उसको जाना पड़ा। लेकिन उसको जाते समय लोगों ने क्या किया, किसको ले आए सरकार में? भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे साथ में रहे लेकिन जितने जो उनके साथ में चले गए, बहक गए, वो क्यों बह गए ये भी आपको मालूम है। उन्होंने झूठे प्रचार, झूठे वादे जो 2014 से करना शुरू किए कि हम तो 15-15 लाख हर एक के खाते में डलवा देंगे, हम तो 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को जो पढ़ लिख करके घूम रहे नौकरी के लिए और उनको हम देने का काम करेंगे, हम इस देश को इतना खुशहाल बना देंगे जहाँ किसान की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। इस तरह के न जाने कितने उन्होंने प्रलोभन दे करके और फिर खास तौर पे ब्राह्मण समाज को प्रलोभन देने के लिए उन्होंने धर्म को सामने लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम ही तो धर्म के ठेकेदार हैं और हमारे साथ में आओगे तो हम धर्म का काम करेंगे और आप हमारा साथ दीजिए। लेकिन हुआ क्या नतीजा निकला? क्या 15 लाख रुपए किसी, जितने लोग यहाँ पर बैठे इतनी सैकड़ों संख्या में, किसी को 15 लाख रुपए मिले? नहीं मिले। 2 करोड़ नौकरियां मिलने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां तो उन्होंने बाद में मान लिया कि हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का काम किया उन्होंने। हर साल लेने का काम कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां खत्म करने का काम कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमने सारी नौकरियों को, जितनी भी जहां सरकारी नौकरी मिल सकती है, और वो जिसको भी हो, वो अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, जिसको भी है, नौकरी तो कहां मिलेगी? नौकरी तो वहीं मिलेगी जहां पर नौकरी सरकारी होगी। लेकिन जब सरकारी नौकरी बंद हो जाएगी तो कहां नौकरी मिलेगी? लेकिन नहीं, उनको ये नियत थी कि हमको बेरोजगारी नहीं, इनको नौकरियों से भी, पेशे से भी बाहर करना है। तो उन्होंने सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन थे, जितने भी सरकारी संपदा थी पूरे देश की, एक एक करके, और जहां सरकारी नौकरियां मिलती थी, चाहे वो बैंक हो, बैंक को बेचने का काम कर दिया, चाहे रेलवे हो जहां हर साल 1 लाख लोगों को नौकरी मिलती थी, उसको भी पब्लिक प्राइवेट में देने का काम कर दिया। उनके जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, 2-3 जो उद्योगपति हैं, उन्हीं के हाथों में देने का काम। एयरपोर्ट दे दिया, एयर इंडिया को देने का काम कर रहे हैं, वो भी प्राइवेट में हाथ में देने की पूरी प्लानिंग बना ली। और तो और इंश्योरेंस कंपनी को भी कर दिया। जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं, जितनी चाहे ONGC हो, कोई भी हो, उसको भी उन्होंने कहा इसको भी हम प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रहे हैं। और तो और उन्होंने बाद में सोचा कि अब हम सब किस्त तो हमने दे दिया, इनको बिजली भी दे दी, बिजली भी प्राइवेटाइज कर दिया, बिजली भी आज प्राइवेट हाथों में, इन्हीं लोगों के हाथों में। तो ये सारी चीजें जहां नौकरियां मिलती थी, वहां ठेकेदारी शुरू। ठेके में नौकरियां मिलेंगी, जिसको वो ठेकेदार चाहेगा, जितने घंटे काम लेना चाहेगा उतने घंटे ठेकेदारी लेगा। न कोई पेंशन होगी, न कोई स्थायी नौकरी होगी, और आप जितने हमारे नौजवान साथी हैं वो सड़कों में खाली घूमने का काम करेंगे। जब हमने इनसे पूछा पार्लियामेंट में खड़े होकर के सवाल किया बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि आखिर ये बेरोजगार लोग जो हैं, जिनको आपने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, उनका क्या होने वाला? तो कहते हैं कि आप इनसे कहिए अपना रोजगार खुद कर लें। क्या रोजगार कर लें? कहते हैं कि ये पढ़े लिखे हैं, तो इनसे कहिए कि पकौड़ा बेचें, पकौड़ा बेचने का काम करें। आप लोगों ने भी सुना हो, पकौड़ा बेचना हम लोग खराब नहीं मानते। पकौड़ा और जो ये सब लोग बेचते हैं और तरह के ठेले लगाते हैं, हम लोगों की पार्टी तो उन्हीं के साथ खड़ी रहती और उनके लिए ही दिन रात काम करती है, इस तरह के लोगों के लिए। लेकिन आप पढ़े लिखे जो PhD होल्डर है, जिनको आपने वादा किया कि हम नौकरी दिलाएंगे, उनकी नौकरियां जहां पर मिल सकती थी उसको खत्म करके, और आप ये कहिए कि पकौड़ा बेचने का काम करिए, इससे ज्यादा वादा खिलाफी और धोखेबाजी नहीं हो सकती। लेकिन ये सरकार वो है जो धोखा तो दे देती है,
धोखा खुल के देती है। इन्होंने जब सारी चीजें पूरे देश को बेचने का काम कर दिया, तब आपने देखा कि एक चीज बच गई थी, और इनके उन चुनिंदा बिजनेसमैन ने कहा कि हमको अब सब मिल गया, हर चीज मिल गई, लेकिन अभी हमें जमीन नहीं मिली है। और इसलिए जमीन पाने के लिए 3 कानून लेकर के आए किसानों के विरुद्ध। ऐसे कानून लेके आए जो किसानों के लिए आत्महत्या करने के बराबर है, जिसमें कि आप कहते हैं कि हम मजबूर कर देंगे कि ठेके में जमीन दो अपनी, और उसमें उपज मिलेगी, जो आएगी तो आपको हम पैसा देंगे, नहीं आएगी तो आपको हम पैसा नहीं देंगे। और लेकिन ठेका एक दिन का नहीं होगा, ठेका तो कई वर्षों का होगा। आपसे 1 साल आपको पैसा दे देंगे, 2 साल दे देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? और जो मिनिमम प्राइस मिलता है, जो न्यूनतम पैसा मिलता है, वो भी उन्होंने कानून में लिखने का काम नहीं किया। और अंत में क्या होगा कि जो ये किसान हमारे हैं, जो सड़कों में इस समय खड़े हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पार्लियामेंट में हम लोग जिनके साथ कंधे से कंधा मिला करके रोज आना हम लोग वहां पर उनके साथ में उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी नीयत उनकी जमीनों पर आ रही है। जब पूछा पार्लियामेंट में हम लोगों ने, हमने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूछा कि आखिर आप इनके पीछे क्यों पड़े हुए, इन कानूनों को इनके ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं? कहते नहीं, आपको मालूम नहीं है, ये कानून इनके हक में है। तो उसका प्रश्न हमने दूसरा किया, हमने कहा कि अगर ये इनके हक में है, जिसके हक में है वो कहता मेरे हक में नहीं है और हम इसको नहीं लेना चाहते, तो आप इनके ऊपर क्यों थोप रहे हैं, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? उसका कोई जवाब नहीं। ये कैसे कहते कि हमने तो ठेका ले लिया किसी से कि हम ये जमीन उनको दिलवा देंगे, और चंदा आ चुका है पार्टी में, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए चंदा आ गया है, जिसको कि हमें वापस करना पड़ेगा अगर हमें जमीन नहीं दिलाएंगे। इसीलिए ये भी अड़े हुए हैं कि हम जमीन तो किसानों की छीन करके रहेंगे और इनको हम बेघर कर देंगे, इनको जमीन से बेदखल कर देंगे। ऐसी स्थिति आज उत्तर प्रदेश में है। लेकिन क्या हुआ कि आज आपके सामने कुछ नहीं छिपा है। आपने देखा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो किस तरह का उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा था। 28,000 गांव डॉक्टर अंबेडकर गांव जो थे उनको समग्र विकास करके बहन मायावती जी ने पहले 5 साल में किया था। अगले 5 साल में योजना थी कि उत्तर प्रदेश का कोई गांव ही नहीं बचेगा जिसका समग्र विकास ना हो जाए। उन्होंने 6 विश्वविद्यालय दिए जो कि अंतरराष्ट्रीय दर्जे के विश्वविद्यालय थे। 28,000 उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनाए जहां बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने 5,000 हाई स्कूल और 5,500 के करीब 500 उन्होंने डिग्री कॉलेज बनाए, लेकिन इसलिए जिससे कि उसमें से बच्चों की पढ़ाई हो सके। एक तो नहीं 23 जिले बनाए उन्होंने उत्तर प्रदेश के। और जब जिला बनता है तो आप जानते हैं कि जिले में हर चीज बनती है, फिर चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे जो भी चीज हो, जिसकी भी चीज सोच लीजिए एक जिले में जो होनी चाहिए वो उन्होंने देने का काम किया। तो उनकी योजना हमेशा ही रही, बिजली जो थी जो 6,000 मेगावाट बनती थी 13,000 मेगावाट पहुंचाने का काम किया। पूरे देश का जहां पर पीछे हट रहा था, बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को विकास की राह में लगा दिया था। 5.5% जहां पर पूरे देश में जो विकास दर चल रहा था, बहन मायावती जी ने बढ़ा करके उसको 7.5% करने का काम किया था सिर्फ उत्तर प्रदेश में और अपनी कार्यकुशलता से। लेकिन कानून की व्यवस्था बहन मायावती जी के समय जो थी वो आपको भी याद है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, बेटियां सब सुरक्षित थी, वो असुरक्षित नहीं रहती थी। वो रात के 12 बजे भी अगर उनको कहीं जाना होता था किसी काम से, वो निकलने में हिचकती नहीं थी, क्यों? उनको मालूम था कि हमारी मुखिया और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ गलत निगाह में उठा के देख ले। उस तरीके से नहीं जो आज हो रहा है। हर 2 घंटे में एक महिला का जो है रेप हो रहा है। जो आंकड़े, सरकारी आंकड़े, उत्तर प्रदेश का यही प्रदेश की कल्पना हम लोगों ने की थी जहां हर 2 घंटे में एक रेप होता है। ऐसा प्रदेश बना के इन्होंने दिया हम लोगों को। किस तरीके से हाथरस में एक दलित समाज की महिला बेटी हम लोगों की
किस तरीके से उसके साथ में क्या नहीं हुआ, रेप हुआ, उसके बाद वो उसकी जब जान चली गई तो उसके बाद कितना कौन सा विभत्स इन्होंने अपना रूप दिखाने का काम किया, कौन सा चेहरा दिखाया। वो चेहरा तो उस दिन, असली चेहरा तो उस दिन देखने को मिला जब लखनऊ में बैठ करके और ये निर्देश जिला मजिस्ट्रेट को हुए कि जो इसमें दोषी हैं वो हमारे अपने हैं, उनको हर हाल में बचाना है, उनका ध्यान रखना है। इसलिए ये देखो कि ये जो लड़की जिसकी मृत्यु हो गई है, इसका शरीर उनके घर वालों को नहीं मिलना चाहिए। मीडिया को पास में नहीं भड़कने देना चाहिए। मीडिया को दौड़ा करके 1 किलोमीटर दूर तक पहली बार मीडिया के लोगों के ऊपर भी लाठियां भांजने का काम हुआ उस दिन, और सारे लोगों को वहां से कर्फ्यू लगा करके हटा करके घर वालों को आपने घर के अंदर सिक्जा लगा करके और बंद कर दिया ताले में। चीखती रही उसकी माँ, कहती रही कि हमको देख तो लेने दो, आखिरी दर्शन तो कर लेने दो अपनी लड़की के। लेकिन नहीं, आदेश तो लखनऊ से आया है कि नहीं, इनको दर्शन कराना है, इसको ले जाके रात में, आधी रात में 2 बजे जला देना है। और 2 बजे ले जाकर के आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से मीडिया के कुछ लोगों ने छिप करके अपनी मार खाने के बाद भी और दौड़ा जाने के बाद भी उन्होंने तस्वीर खींच के पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरीके से रात में 2 बजे उन्होंने पुलिस वालों से पेट्रोल डलवा करके और उसको आग लगा करके जलाने का काम किया। हम लोगों को शर्मसार ही नहीं किया। हम लोगों को उस दिन अपने ऊपर इस प्रदेश का एक रहने वाले व्यक्ति को समझ करके अपने ऊपर भी घृणा होने लगी कि हम ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहां एक लड़की के साथ में इस तरह से हो रहा। लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने देखा, आपने देखा किस तरीके से जब 2017 में इनकी सरकार आई और सरकार आते ही इन्होंने ये तय कर लिया कि ब्राह्मण समाज को सबक सिखाना है, ब्राह्मण समाज को ठिकाने लगाना है, दलित समाज को सबक सिखाना है। क्योंकि दलित समाज के भाई बहन मां जी के साथ में एक चट्टान की तरह खड़े हुए, हर तरह की कोशिश हमने कर ली, इन लोगों ने कर ली। इन्होंने सोचा कि हम लोग जो कर सकते थे सब कर लिया, लेकिन हम इनको टस से मस नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरे के पूरी तौर से इकट्ठा होकर के और बहन मायावती जी के पीछे खड़े हैं, तो इनके साथ में भी इनके ऊपर हमला हुआ है। और उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज, उनसे उनको पता नहीं कौन सी, क्यों जब आपने वोट लेना था तो धर्म के नाम पे वोट लिया, और वोट लेने के बाद आते ही आपने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। किस तरीके से रायबरेली में जाकर 2017 में सरकार आने के 3 महीने के अंदर 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान लड़कों को जलाने का काम और मारने का काम किया, उनकी झोपड़ी तक जलाने का काम किया। हम जब उनके घर गए, कहा गया तो बड़े दुर्दांत अपराधी थे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे, बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत बड़े अपराधी लोग थे, और ये लोग ऐसे होते ही हैं समाज के ऊपर, और इसलिए इनके साथ में ये हुआ, ठीक हुआ। जब हम वहां गए तो हमने कहा कि देखा कि 10 बाई 10 की झोपड़ी में रहते थे, बड़े भारी अपराधी थे, बड़े भारी माफिया थे, कुछ तो घर के अंदर होना चाहिए था। एक टूटी फूटी झोपड़ी, पक्का मकान भी नहीं, और उनको आपने मरवा दिया और बड़े खुश हो रहे हैं। वहां से शुरुआत की इन्होंने, फिर तो पूरे प्रदेश में, चाहे प्रयागराज हो जहां पर अधिवक्ता तक को गोली से मार दिया ब्राह्मण समाज के, गोरखपुर में हो सीनियर अधिवक्ता और उनको ब्राह्मण समाज के थे, गोलियों से उड़ा दिया, क्योंकि वो एक बहुत ही मुखर अधिवक्ता थे और खुल के बात करने, डरने दबने के काम नहीं करते थे। किस तरीके से उन्होंने बुंदेलखंड में वहां पर एक व्यापारी को ब्राह्मण समाज का था, गाड़ी के अंदर उसको गोली मार के मारने का काम किया, और जब ये पहले कह दिया आत्महत्या, जब खुलासा हो गया तो कह दिया कि वो तो अधिकारी का तुम प्रदेश छोड़ के भाग जाओ और हमारी अपनी चिंता न करो, हम तुम्हारी देख रेख करेंगे। किस तरीके से लखनऊ में हिंदू समाज का जो अध्यक्ष था, हिंदू सभा का अध्यक्ष था तिवारी, उसको उन्होंने गोलियों से मार दिया गया। किस तरह से एनकाउंटर में एक नहीं, पांडे लखनऊ में जो अपने माता पिता का इलाज करवा रहा था, उसको ले आकर के उठा करके उन्होंने कंटोनमेंट में गोलियों से भूनने का काम कर दिया और कहा कि हमने एनकाउंटर में मारा है।
एक दो एनकाउंटर किए हो तो आपको बताया जाए 16.5 वर्ष के एक लड़के को उन्होंने कानपुर के बिकरू कांड के नाम पे उठा करके ले जा करके और गोलियों से भूनने काम किया। हरियाणा से उठाया और लखनऊ में जाके मार दिया। उत्तर प्रदेश में ले जाके उन्होंने गोलियों से भूनने का काम कर दिया। अपराधी किसी व्यक्ति ने अपराध किया, आप मुकदमा चलाइए, सजा दीजिए, जो करना हो करिए, लेकिन उसके नाम पे आप पहले तो उसी को उठाने के बाद कहते हैं कि गाड़ी फिसल गई, बाहर निकले, हमने गोली मार दी। एक के साथ गाड़ी फिसली हो तो समझ में आता है, और आपने इस तरह की गाड़ी 16.5 साल के लड़के के ऊपर भी फिसलाई, उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति की भी कितने एनकाउंटर आपने उस नाम से कर दिए, और कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को उठा करके लेके चले गए उसी नाम पे। ये आप सबको मालूम है, एक दो नहीं 50 से ज्यादा अभी भी अंदर बंद है। और प्रमुख लोग ब्राह्मण समाज के ऐसे लोग जो असरदार थे, मजबूत थे, समाज सेवा करते थे, जब ये कांड हुआ तो उन्होंने आदेश दिया लखनऊ से, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसका फायदा उठाओ। और इसका फायदा उठा करके कानपुर के इर्द गिर्द जितने भी ब्राह्मणों के क्षेत्र हैं, चाहे वो फरुखाबाद हो, कन्नौज हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, लखनऊ हो, जो भी आसपास के क्षेत्र हैं, उसमें से जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनके नाम निकाल लो और एक अज्ञात में नाम डाल दो 100, और उसमें इनके नाम डालते रहो, इनको उठाते रहो, इनको ठिकाने लगाते रहो। इस तरह की योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने 50 से ज्यादा लोगों को उठवा लिया। कलकत्ते में काम कर रहे थे, वहां से उठा लाए उसी कांड के नाम पे। मुंबई में थे, वहां से ले आए, वहां उस दिन वो मौजूद भी नहीं है, लेकिन उठा लिया। कईयों को एनकाउंटर हो गया, मार दिए गए। कोई ब्राह्मण समाज से आपको विद्वेष है, ब्राह्मण समाज आपको अखर रहा है। वोट लेते समय नहीं अखरता, वोट लेते समय आप कहते हैं कि हमको तो ब्राह्मण समाज का वोट चाहिए। ब्राह्मण समाज का अगर आपको वोट चाहिए था तो आपको इस तरह की हरकतें तो नहीं करनी चाहिए। आपने किस तरीके से एक 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, उसको आपने जेल में आज भी बंद कर रखा है। क्या दोष था उसका? इतना ही तो दोष था कि वो 29 तारीख को और 30 तारीख को आधी रात में उसकी शादी होती है, और शादी होकर के 30 तारीख 1 तारीख उसका पहला दिन होता है घर पे, मेहंदी भी नहीं सूखी, 2 तारीख को हादसा हो जाता है, और 2 तारीख को आप उसको उठा ले गए और कह दिया ये तो बहुत बड़ी दुर्दांत अपराधी है, इसको तो अगर छोड़ दिया तो ये तो पूरा जो इतनी दुर्दांत अपराधी है कि इतने क्राइम कर देगी कि कुछ पता ही नहीं। और उसको उठा ले गया, उठा के आपने जेल में रखा, आपने उसकी बेल ना होने पाए इसलिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया जेल अधीक्षिका से, कह दिया कि वो 48 लड़कियां रहती 2 कमरों में 12 बंदी में, जहां हमने उसको रिमांड होम में रखा हुआ है, तो वहां पर 47 लड़कियों ने ये कहा है कि ये लड़की कहती है कि अगर हम जिस दिन छूट जाएंगे, बेल हो जाएगी अगर हमारी, तो हम बाहर निकल करके बहुत बड़ी अपराधी बन जाएंगे और हम तुम लोगों को भी ठीक कर देंगे, इसलिए उसकी बेल खारिज करवा दी। इस तरह की सोच रखने वाली ये सरकार है। घर में काम करने वाली महिला, उससे क्या लेना देना, उसको उठा ले गए, आज जेल में बंद है, और उसके साथ साथ में 3 साल का उसका बच्चा और 6 साल की लड़की, उसने कौन सा अपराध किया, उसको भी जेल में ले गए, वो भी जेल में बंद है आज तक, वो भी अंदर है। तो ये ऐसी सरकार है जो वोट तो आपसे लेती है अपने नाम पे, किसी और नाम से, आपसे धर्म के नाम पे वोट लेगी, आपसे भगवान श्री राम के नाम पे वोट लेगी, लेकिन उसके बाद क्या करेगी, आपको धोखा देने का काम करेगी। आपने देखा ये धर्म के जो ठेकेदार हैं, ये धर्म के जो बनते हैं कि हम धर्म के बड़े भारी ठेकेदार हैं, इनका असली चेहरा तो अब सामने आ रहा कि धर्म के ठेकेदार नहीं है, सबसे बड़े अगर अधर्मी है तो ये लोग अधर्म करने का काम कर रहे हैं, और ऐसा अधर्म किसी ने सोचा नहीं। इस तरह का राम राज्य किसी ने नहीं सोचा था ये राम राज्य होगा, ये तो रावण राज्य से भी आगे बढ़ गए, राम राज्य तो छोड़िए। जब अयोध्या हम गए, हमने अपना एक कार्यक्रम अपनी बार अयोध्या से शुरू किया, पिछली बार हमने इलाहाबाद प्रयागराज से शुरू किया, और अब की बार हमने अयोध्या से शुरू किया। हम गए भगवान श्री रामलला के दर्शन करने, और दर्शन करके हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी दर्शन करने के बाद सरयू नदी गए,
सरयू नदी में जाके जलाभिषेक किया, दूध का अभिषेक किया, और वो घाट देखे, उन घाटों को देखा जिन घाटों को हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के दौरान में बनवाने का काम किया। वो घाट, वो भी आज तक जो है उनकी देखरेख इतनी खराब की जब मुख्यमंत्री जी जाते हैं या कोई और जाता है तो सजा दिया जाता है, 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लाइट लगा दी जाती है और पूरे देश को दिखाने का काम होता है। लेकिन अयोध्या में जाकर के देखिए, हम तो गए, अयोध्या नगरी का तो ये हाल है कि इतना खराब हाल तो प्रदेश के किसी भी जिले का नहीं होगा जितना अयोध्या का हाल हो रहा है। वहां कुछ भी नहीं किया गया, पता ही नहीं कहां हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। भगवान श्री राम के नाम पे, आपने मंदिर के नाम पे सन 93 से लेकर आज तक विदेशों से लेकर देश से लेकर के अलग अलग संस्थाओं में अपनी रुपया इकट्ठा करने का काम किया, और एक तो नहीं, लाखों करोड़ रुपए आपने इकट्ठा कर लिए। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और निर्णय देने के बाद जमीन मिली तो आप फिर से झोला लेके चल पड़े, हर घर में झोला लेके पहुंच गए और झोला फैला के कहने लगे हमको रुपए दे दो, हमको मंदिर बनाना। भाई आपके पास जो पैसा लाखों करोड़ रुपया वो क्या कर रहे हैं? और फिर कहते हैं कि हमने 10,000 करोड़ रुपया चलिए मिल गया, अब इनको और रुपया चाहिए मंदिर बनाने के लिए। तो रुपया किस लिए चाहिए जब रुपया आपके पास पहले से है? उसका कहां इस्तेमाल हो रहा? उसका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। और मंदिर कहां है? कौन सा मंदिर बना रहे हैं आप? कोई मंदिर नहीं बन रहा वहां पर। हम तो स्वयं गए, वहां पर खाली 5 अगस्त को एक साल पहले एक बड़े शान शौकत के साथ में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च करके उस प्रोग्राम में 4 ईंटों का पूजन हुआ था। कोई भूमि पूजन नहीं हुआ। लोगों को धोखे में रखा कि हम भूमि पूजन कर रहे हैं, वहां तो ईंट पूजन हुआ था। और वो ईंट कहां चले गए ये भी किसी को नहीं पता। जबकि पूरे देश के पंडितों ने और सबने कहा था कि ये दिन जो है शुभ नहीं है, इस दिन तुमको नहीं भूमि पूजन करना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें तो यही दिन करना है, हमको तो यही अच्छा लगता है, इसलिए हम इस दिन में करेंगे। नियत ही नहीं है मंदिर बनाने की, खाली धर्म के नाम पे वोट लेने की नियत है। मंदिर बना देंगे तो मुद्दा कहां है? अब मंदिर बना देंगे तो वोट कैसे मांगे आपसे? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, उनका मुद्दा खत्म हो गया। जिस नाम से वोट मांगते थे वो खत्म हो गया, इनका असलियत भी सामने आ गई। आप बड़े भारी बनते थे कि हम जमीन, अगर आपकी सरकार यहां भी थी, दिल्ली में थी, क्यों नहीं कानून बना दिया? किसानों के ऊपर कानून थोप सकते हो और धक्का मुक्की में कानून पास करा सकते हैं, इसका कानून क्यों नहीं बनाया? क्योंकि नियत नहीं थी। सोच यही है कि हमें इस पे नहीं बनाना है। आप न्यू तो छोड़िए, मंदिर तो छोड़िए, अभी न्यू भी नहीं पड़ी है, न्यू बनना भी शुरू नहीं हुई है, तो मंदिर क्या बनेगा? ये तो आपको ऐसे ही बैठा के रखेंगे, पैसे इकट्ठा करते रहेंगे, पैसों का इस्तेमाल कहां करेंगे ये वही जानते हैं, और हम लोग भी जानते हैं कि किस तरह से अपनी पार्टी के लिए और अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए और आने वाले चुनावों के लिए, हर चुनाव में, वरना कैसे इतना पैसा खर्चा करते। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, आप लोग खुद देख लेंगे, एक एक शहर में, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके दसियों रथ चल रहे होंगे, 20,000 रथ का इंतजाम करा जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए। खाली 50 हेलीकॉप्टर इकट्ठा हो गए, फिर उसको बढ़ा करके हर जिले के हिसाब से एक हेलीकॉप्टर, 75 हेलीकॉप्टर कर रहे हैं, ये वो अभी से तैयार कर रहे हैं। छोटे वाले हवाई जहाज इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सब पैसा जो करोड़ों अरबों लगे कहां से आएगा? तो वो यही पैसा है जो चंदा में लेकर के और भगवान राम के नाम पे लेकर के उसको इस्तेमाल करने का काम करते हैं। नियत उनकी ये नहीं है। हमसे पूछने लगे, हमसे प्रश्न करने लगे अयोध्या जाते ही, आप लोगों ने भी देखा हो मीडिया के माध्यम से, और कि आप ये बताएं मिश्रा जी के अयोध्या क्यों आए? इनका अयोध्या से क्या लेना देना? अयोध्या क्यों आ गए? तो भाई अयोध्या हम पहली बार थोड़ी ना है, पहले भी जा चुके हैं, और हम तो ब्राह्मण समाज में जन्मे व्यक्ति हैं। हमारे तो संस्कारों में पैदा होने के बाद से ही संस्कार डाल दिए जाते हैं। उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार होते होते तो इतने संस्कार हो जाते हैं, 7 के लगभग संस्कार हो जाते हैं जो हम लोगों को करा दिए जाते हैं, जिसमें ये सारी चीजें भगवान की पूजा करना, स्तुति करना, चाहे देवी माँ की हो, चाहे भगवान राम की हो, हनुमान जी की हो, सब तो रटा दिया था। और हम लोगों की पद्धति यही है कि घर से निकलने के पहले
यही बताया गया कि पहले पूजा कर लो, उसके बाद घर से बाहर निकलो। तो हमको आप क्यों रोक रहे भाई? आज तो आपने कब्जा कर लिया, पूरे प्रदेश के मंदिरों में कब्जा करने की योजना बना ली है कि मठ के लोगों को छोड़ दिया गया है कि जाओ जहां जहां ये ब्राह्मण पुजारी बैठे हुए मंदिरों में, उन मंदिरों में गुरु पूर्णिमा से शुरू कर रहा है कार्यक्रम इन्होंने कि आप चाहिए 2-2, 4-4 बैठ जाइए जाके, और धीरे धीरे ये ब्राह्मण जो वहां पुजारी हैं और पाठ करने वाले हैं, मंदिर चला रहे, इनको धीरे धीरे बाहर निकालिए और इन मंदिरों को कब्जे में ले लीजिए। जैसे संस्कृत विद्यालयों को बंद करने की योजना बना दी, बंद ही करा दिए। 1500 में से 500 बंद हो गए। पिछले साल आदेश निकला कि अब जो बचे उनको भी आधे कर दो। तो ये इस तरह की योजना बना के चलते हैं। धर्म के नाम पे ठेकेदारी करते हैं, लेकिन जब धर्म के नाम पे ठेकेदारी करते हो तो कम से कम धोखा देने की बात करते हो। लेकिन इनको कोई ऐसा नहीं होता। ये वो लोग हैं जो कि आपको इसी तरह से बरगला करके वोट लेने का काम, आपस में बांटने का काम, आपस में लड़वाने का काम, भाईचारा खत्म कराने का काम, इस तरह का तनाव बनवाने का काम, जिससे कि इनकी रणनीति चलती रहे, इनका वोट चलता रहे, इनका काम चलता रहे। इनको विकास के नाम पे कुछ नहीं करना है। प्रदेश में विकास के नाम पे क्या हो रहा है कुछ तो दिखा दे। खाली रोजाना 5 करोड़ रुपया इनका एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है। 5 करोड़ रुपया रोज। अगर इतने ही लगा दे स्कूलों पे तो सारे स्कूल खुलने हैं, फिर चलने लगे, टीचर मिल जाएंगे, अध्यापक मिल जाएंगे जो सड़कों में घूम रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं अपनी नौकरी के लिए। लेकिन नहीं, खाली बड़ा भारी पोस्टर छप जाता है, अखबारों में छप जाता है कि उत्तर प्रदेश वो सबसे बड़ा उत्तम प्रदेश। अगर यही उत्तम प्रदेश है जहां पर कि विकास के नाम पे सिर्फ विनाश हो रहा है, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां किसान परेशान हो रहा है, जहां मजदूर परेशान है, जहां रोजगार खत्म हो गया, जहां छोटे छोटे जो कारखाने थे वो बंद हो गए क्योंकि आप जीएसटी ले आए, आपने नोटबंदी कर दी, आपने लोगों को घरों से बाहर निकाल के आपने गैस सब्सिडी के नाम पे बोला और उसको 200 से बढ़ा करके फिर धीरे धीरे 1200 पे पहुंचाने का काम कर दिया। आपने पेट्रोल के दाम जो 60 रुपए थे उसको 110 पहुंचाने का काम कर दिया है, और वो सारा रुपया आप अपनी जेब में रखते हैं, कहां लगाते हैं किसी को नहीं मालूम। राशन के नाम पे बांटने का अभी 5 तारीख को बड़ा भारी फैसला हुआ। 5 किलो हमने चावल दे दिया है और 5 किलो अनाज हमने दे दिया है, और 1 करोड़ लोगों को चावल और गेहूं दे दिया। चावल दिया है या गेहूं दिया, दो में से एक चीज 5 किलो दे दिया है। 5 किलो चावल और गेहूं आप दे करके उनका कहते हैं कि 1 करोड़ गरीब लोगों को हमने बांटा। इनको ये कहते समय भी शर्म नहीं आती कि आपके प्रदेश में आप खुद कह रहे हैं 1 करोड़ ऐसे गरीब लोग हैं जो खाना नहीं खा सकते थे दिन रात, तो हमने 5 किलो दे दिया है, अब वो 15 दिन तक कम से कम खा पी करके जीवित रहेंगे। आप उनकी देखभाल करने की जगह, उनको रोटी रोजी देने की जगह आप कहते हैं कि हमने 5 किलो का अन्न दे दिया जो 15 दिन के लिए काफी है, और क्या और कहते हैं मैंने दे दिया। जो पैकेट दिया जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का मुहर लगी हुई है। ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी वाले देते हैं हम उसका स्वागत करते हैं। जो आपने लाखों करोड़ रुपया कमा लिया है भगवान श्री राम के नाम से, उसमें से निकाल करके बांट देते। लेकिन आपने तो आपके ही पैसे से बांटने का काम किया, हम लोगों के ही पैसे से बांटने का काम किया है। जो हम टैक्स देते हैं उस टैक्स से ही तो इनके पास रुपया आता है, इनके पास कहीं और से रुपया नहीं आता। राम मंदिर के नाम का रुपया तो इनके पास चला जाता है। बाकी जिससे निकाल करके खर्च करके एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, 500 करोड़ रुपया उसमें लगा देते हैं, वो रुपया तो हमारा आपका है जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं इनको। तो उससे आप कौन सा हमको दान धर्म दिए दे रहे हो, कौन सी आप बड़ी भारी काम किए दे रहे हो। लेकिन वही कि लोगों को बेवकूफ बनाना है, लोगों को समझाना है कि देखो हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं, 15 दिन की हमने जिंदा रख दिया लोगों को, इस तरह की बात करना। सबने देखा कि किस तरह से कोरोना में लोगों को परेशानियां हुई, किस तरीके से बेइज्जत सरकार को कटघरे में जब खड़ा किया गया तो मीडिया के लोगों पर हमला होगा। ये भी आप लोगों ने देखा किस तरह से लोगों की सैकड़ों की संख्या में मौत हुई क्योंकि इनके बद इंतजामी की वजह से। लेकिन ये अपनी पीठ ठोकते नहीं थकते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों को सोचने की जरूरत है, आपको इन सब बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है, आपको इन सब बातों को औरों को भी बताने की जरूरत है। अपने पास तक सीमित मत रखिए,
गोष्ठी का आयोजन का एक मकसद है और मुख्य मकसद यही है कि आप जितने लोग यहाँ पर आए हुए आप इन बातों को लेकर के इसमें गहन विचार करिए और खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोग जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, बुद्धिजीवी होकर भी, लेकिन अफसोस कभी कभी हम लोग बुद्धिजीवी होने के बाद भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते और इस्तेमाल कभी कभी करते भी है तो गिर भी कर देते हैं, दूसरे को दे देते हैं या उस बुद्धि में जंग लग जाने देते हैं। तो उसके जंग को साफ करिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने लिए करिए, स्वयं के लिए करिए, अपने समाज के लिए करिए, सब समाज के लिए करिए। जो ब्राह्मणों का दायित्व है कि सब समाज के लिए ध्यान रखें, सब समाज को एक साथ लेके चले, चाहे किसी धर्म के हो चाहे किसी जात के हो, सबको लेकर के चलने का काम ब्राह्मण समाज का ये दायित्व होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज दीक्षा लेकर के भी दीक्षा देने का काम करता है। तो उसको उस जो चला आ रहा कहावत है और जो सही भी है उसको आप इम्प्लीमेंट करने का काम करिए और करके उसको अपना सही बुद्धि का इस्तेमाल करके और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप इकट्ठा होइए, औरों को भी इकट्ठा करिए, लोगों के बीच में जाइए, गांव-गांव में जाकर के उनके बीच में चर्चा करिए। कोई ऐसा ब्राह्मण समाज का परिवार मत छोड़िए, कोई ऐसा ब्राह्मण समाज का परिवार मत छोड़िए जहां पर कि किसी भी गांव में हो जहां आप जाने का काम न करिए, जाइए उनको एक बातें बताइए। भारतीय जनता पार्टी का भी झंडा लगा रखा हो, कोई भी पार्टी का हो, आप हिचकिए नहीं, उनको भी ये बातें बताइए, असलियत तो बताने का काम करिए, उनको भी तो समझ में आए कि वो किसके साथ में खड़े हुए हैं और एक साथ में अपने ला करके बहुजन समाज पार्टी के साथ में उनको भाईचारा बनाने का उनको बता करके और अब की बार सब समाज की सरकार, जिस तरह की सरकार 2007 में बहन मायावती जी ने चलाई थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार चलाने के लिए और उसको इस देश में, इस प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज जो कि अकेले एक ही व्यक्ति ऐसा है बहन मायावती जी जो चला सकती है और उनको 5वीं बार आप उनको मुख्यमंत्री बना करके और इस देश में अमन चैन का एक वातावरण बना करके एक कानून द्वारा कानून राज बनाने का स्थापना करने का काम करिए। हमारे पास अखिल भारतीय वर्ष ब्राह्मणों महासभा उन्होंने एक मांग पत्र दिया है और खासतौर से मंदिरों के पुजारियों के लिए और अन्य लोगों के लिए, तो इनको इनके जो इन्होंने दिया इस मांग पत्र को, इसको हम जरूर अपने साथ रखेंगे और इसको सरकार बनने पर इसका पूरा हम ध्यान देने का समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय परिश्रम।